गुड आफ्टरनून टीचर्स। आदरणीय प्रधानाध्यापक एवं मेरे प्यारे शिक्षक साथी, आज हमें इन हाउस ट्रेनिंग के माध्यम से भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा का शिक्षण का टॉपिक मिला है। इसके लिए मैं अपने डायरेक्टर सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए आज हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा का सृजन के बारे में। हिंदी भाषा के साहित्य को विभिन्न वर्गों में रखा गया है, विभिन्न इकाइयों में इसे बांटा गया है, जिसमें कि भाषा साहित्य और संदर्भ प्रथम, दूसरा भाषा साहित्य और संदर्भ, दूसरा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री निर्माण और विश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाने की सामग्री। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण और आकलन। अंतिम है भाषा शिक्षण और आकलन। भाषा साहित्य और संदर्भ। साहित्य के विविध रूपों का परिचय। साहित्य के विविध रूपों का परिचय। हमारे आसपास जैसे यह दुनिया पेड़ है, पहाड़ है, सागर है, वन है, मनुष्य है, वैसे ही भाषाएं भी, जैसे और बहुत तरह से समाज विज्ञान आदि के माध्यम से हम पूरी सृष्टि को जानना चाहते हैं। वैसे ही भाषा के जरिए, उसके विभिन्न प्रयोगों के जरिए हम सामाजिकता संरचना और इतिहास को जानने का भी प्रयास करते हैं। भाषा के जरिए इसे जानने की प्रक्रिया एक सौंदर्य दृष्टि की मांग करती है। भाषा में सृजनात्मकता मनुष्य के तरह तरह से अभिव्यक्ति के माध्यम बनाए। बाद में मनुष्य ने लिखना सीखा, तब उसने गीतों को लिखना शुरू किया। बोलते तो सब है, अलग अलग भाषाओं में हर मनुष्य बोलता है। बहुत से लोग लिखते भी, चिट्ठियां लिखते हैं, रोज के खर्च का हिसाब लिखते हैं, फोन नंबर लिखते हैं, लेकिन हर आदमी कहानी नहीं लिखता, हर आदमी कविता नहीं लिखता। कविता कहानी लिखना बाकी रोजमर्रा के लेखन से अलग है। यहाँ तक कि डायरी लिखना, आत्मकथा या संस्मरण लिखना भी बाकी लेखनों से अलग है। इसके लिए भाषा जानना ही काफी नहीं है। इसके लिए भाषा को बढ़िया से जानना, निपुणता से उसका व्यवहार करना और भाषा में कुछ नया करना जरूरी है। सृजनात्मकता का अर्थ है कुछ नया करना और नए तरीके से करना। जब हम भाषा में यह करते हैं तो उसे भाषिक सृजन कहते हैं। यहाँ नई बातों को सबसे अच्छे शब्दों में, सबसे अच्छे क्रम में रखा जाता है। जैसे शुरू में हमने पेड़ों में नए पत्ते आने की बात की। हिंदी के बड़े कवि निराला इसी बात को इसी तरह से कहते हैं। रूखी री यह डाल वसन बसंती लेगी, वसंत की इसी घटा को निराला अनेक कविताओं में रखते। टूटे हैं आमों में बैर, या फिर भौरे वन वन टूटे हैं, पत्तों से लदी है डाल, अथवा कहीं हरी कहीं लाल। उग आए अंकुर जीवन, धान ज्वार अरहर सौमन, वहीं पुनः गंध से पावन पके आम की। देखिए कि कैसे जिसे हम सब रोज देखते हैं उसे निराला ने कविता में बदल दिया है। यही तो साहित्य है। साहित्य शब्द का प्रयोग सबसे पहला मूलतः मनुष्य के भावों, रागों और आधारित उन्हीं के उद्दोलित उपयोग करने वाली रचनाओं के लिए हुआ था, पर आज इसका अर्थ विस्तार इतना हो गया है कि अब कभी कभी बागम्य मात्रा को भी साहित्य कहने लगे हैं। यानी भाषा के माध्यम से जो भी व्यक्त या निर्मित होता है सब कुछ साहित्य है। चाहे वह कविता हो, कहानी हो, इतिहास हो, विज्ञान हो, समाज शास्त्र या कला का विवेचना, चाहे अखबार या सामान्य ज्ञान की पुस्तक ही क्यों न हो। संस्कृत में साहित्य शब्द अपेक्षाकृत बाद का है।
उसकी जगह पहले से काव्य शब्द का प्रयोग होता रहा है। पर हिंदी में आजकल काव्य शब्द संकुचित होता होकर साहित्य की एक विधा काव्यत्व के लिए रूढ़ हो चुका है। संस्कृत का साहित्य शब्द सहित से बना है, जिसका अर्थ है साथ साथ। साहित्य का भाववाचक रूप है साहित्य, यानी साहित्य में शब्द और अर्थ के साथ साथ रहने का भाव। यह साथ सामान्य तरह का न होकर विलक्षण तरह का है। इसका तात्पर्य यह है कि साहित्य में खास अर्थ को खास शब्द के द्वारा ही कहा जाता है। वागम्य के अन्य रूपों से साहित्य का यह बड़ा अंतर है। उदाहरण स्वरूप भूगोल में हम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर को हिमगिरी के सर्वोच्च शिखर पर आदि कई तरह से लिख सकते हैं, पर साहित्य में हिमगिरी के उतंग शिखर पर कमायनी को हम पर्यायवाचियों की मदद से अन्य तरह से कहने लगे तो तात्पर्य वही नहीं रहेगा, क्योंकि इस शब्दों के बदले से बिंब, छंद, लय, नाद, अलंकार, विधान आदि सब कुछ बदलने लगा है, जिसने रचना का सौंदर्य और तात्पर्य प्रभावित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यापक अर्थ में परिक्त साहित्य की 3 कोटियां मानी। सूचनात्मक साहित्य, इसके अंतर्गत उन्होंने ऐसी पुस्तकों को माना है जिनसे हम बहुत सी नई बातों की सूचना पाते हैं, परंतु उनसे हमारी बोधन शक्ति या अनुभूति बहुत कम उत्तेजित। नंबर 2, विवेचनात्मक साहित्य, जानकारी बढ़ाने के अलावा हमारी बोधन शक्ति को भी निरंतर जागरूक या सचेष्ट बनाए रखने वाली पुस्तकों को द्विवेदी जी ने विवेचनात्मक साहित्य के अंतर्गत। इस प्रकार के साहित्य के मूल में हमारी विवेक वृत्ति है, जो निरंतर विभिन्न वस्तुओं, नियमों और धर्मों की विशिष्टता को स्पष्ट करती है। विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, दर्शन, तर्कशास्त्र, इतिहास आदि तमाम ज्ञान विधाओं इस श्रेणी में परिगण्य है। नंबर 3, रचनात्मक साहित्य, इस साहित्य में उन्होंने ऐसी पुस्तकों को रखा है जो जरूरी नहीं कि हमें नए जीवन ही दे, परंतु हमारी जानी हुई बातों को नए सिरे से कह सकते और फिर भी हमें बार बार उन्हीं जानी हुई बातों को पढ़ने के लिए उत्सुक बना सकती है। ये हमारे ही अनुभवों के ताने बाने से एक नए रस लोक की रचना करती तथा हमें सुख दुख के दुनियावी झगड़ों के ऊपर ले जाती है और संपूर्ण मनुष्य जाति के और भी आगे बढ़ाकर प्रमाणित के दुख शोक राग विराग आहाद आमोद को समझने की सहानुभूति दृष्टि देती है। वे पाठक के हृदय को इस प्रकार कोमल और संवेदनशील बनाती है कि वह अपने क्षुद्र स्वार्थ को भूलकर प्रमाणित के दुख सुख को अपना समझने लगता है, सारी दुनिया के साथ आत्मीयता का अनुभव करने लगता है। इससे पाठकों को ऐसा आनंद मिलता है जो स्वार्थगत दुख सुख से ऊपर की चीज है, जिसे कुछ लोग लोकांतर आनंद कर। यह साहित्य शब्द का विशिष्ट अर्थ है, जिसे सृजनात्मक, रागात्मक, रसात्मक साहित्य भी कहते हैं, अथवा प्रचलन के हिसाब से हम वास्तविक या शुद्ध साहित्य कर सकते हैं। शुरू में इसी अर्थ में साहित्य शब्द प्रयोग हुआ था। आज तमाम अर्थ विस्तार के बाद भी साहित्य का यह मूल अर्थ हमारे बोध का हिस्सा बना। आमतौर पर जब हम विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र आदि के समकक्षों या उसके द्वंद्वों में साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हमारा आशय इसी तीसरे अर्थ से होता है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि इनकी सुविधाएं आगे हम इसी अर्थ में साहित्य शब्द का व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट है साहित्य क्या है। अब हम जानेंगे सबसे पहले साहित्य क्या है। साहित्य वह है जिसका स्वरूप, शब्द, अर्थ परस्पर प्रतिस्पर्धी समतुल्य भाव से युक्त भाषा के कल्पमान्य सौंदर्य मूलक बिंबात्मक प्रयोग के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिससे मानवीय भावों एवं जीवन प्रसंगों के मानवीय संबंधों का चरण होता है तथा जो अपने साक्षात्कार कार्यताओं जैसे दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं में समतुल्य भाव बोध या रसानुभूति जगाने की क्षमता रखता है, जिसके जरिए वह हमारी मनोवृत्तियों का परिष्कार करते हुए व्यापक समाज के साथ हमें संयुक्त या संपृक्त करता है तथा वह हमारे जीवन को बेहतर परिवर्तन की दिशा भी संकेत करता है या उसकी ओर हमें प्रेरित व उन्मुख करता है। साहित्य की विधाएं, साहित्य विधाएं के बारे में
रचनाकार की संवेदना, अनुभूति और सोच विचार की प्रक्रिया ही साहित्य के रूप में अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रक्रिया के स्वरूप में अभिव्यक्ति होने वाले साहित्य का स्वरूप निर्धारण होता है, जिससे विधाओं का संबंध व्यक्ति, परिस्थिति, युग, विषय या प्रयोजन के अंतर से हमारी सोच व संवेदना का अनंत रंग रूप संभव है। इसलिए विधाओं की संख्या भी सीमित या निश्चित नहीं हो सकती। फिर भी साहित्य की कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि कुछ विधाएं परिगणित और परिभाषित है। इनके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी विधाएं हो सकती है जो किन्हीं रचनाकारों के जरिए आकार पा रही हो, भले उनके नाम रूप की अब तक पहचान या चर्चा न हो सकी हो। अब तक के हिंदी साहित्य की कुछ लोकप्रिय विधा, जैसे नंबर 1 में हम लेते हैं तो काव्य साहित्य की। जब हिंदी साहित्य की विधाएं काव्य साहित्य में आई तो कौन कौन से काव्य आए? पहला महाकाव्य, खंड काव्य, गति काव्य, कविता, लंबी कविता, गीत, नवगीत, प्रगति, गजल, शेर आदि। ये सभी हिंदी साहित्य के ही गुण। नंबर 2 गद्य साहित्य। इससे पहले जो हमने बताया वो काव्य साहित्य था, अब हम लोग आते हैं गद्य साहित्य। गद्य साहित्य की विधाएं उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी, प्रहसन, नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक, गद्य गीत, निबंध, आत्मकथा, स्मरण, यात्रा, वृत्तांत, डायरी, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, पत्र आदि। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ दरअसल रचनाकार दिनों दिन संवेदनात्मक बदलाव और फैलाव की भाषा तलाशता रहता है। यही कारण है अभिव्यक्ति की नई विधाएं भी विकसित हो रही है। हमारी सौंदर्य अनुभूति अपनी अभिव्यक्ति की विधा और शैली भी तय करती चलती है। इसलिए कभी कभी अब विधाएं एक दूसरे से मिली जुली रहती है, तो कभी एक बिल्कुल नए स्वरूप में जन्म लेती है और नए नामकरण की मांग करती है। विभिन्न विधाओं की जागरूकता क्यों पड़ती है? विधाओं के बदलने से सौंदर्य अभिव्यक्ति में क्या फर्क? भाषा शिक्षण और भाषाई कौशल के विकास हेतु साहित्य, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का शिक्षण और भाषाई कौशलों के विकास हेतु साहित्य का उपयोग कैसे? साहित्यिक सामग्री भाषा शिक्षण और भाषाई कौशलों के विकास हेतु सबसे उपयुक्त संदर्भ सामग्री है। वैसे तो भाषा की हर अभिव्यक्ति भाषा शिक्षण व भाषाई कौशलों के विकास का उपयोगी साधन है, फिर भी यह स्वीकारना होगा कि साहित्य उनकी तुलना में अधिक कारगर साधन है। कारण यह है कि साहित्य में भाषा अपने सबसे रचनात्मक रूप में आती है। यहाँ आने के बाद शब्द और अर्थ के बीच रूढ़ संबंध नहीं रहा, बल्कि साहित्य में शब्द बहुअर्थित हो जाता है, जिससे अर्थ की अनेकानेक संभावनाएं उभर कर आती। कुछ पर्यायवाची अनेकार्थक शब्दों के खेल से तो बहुत कुछ साहित्य के आस्वादकों या ग्राहकों की अपनी अपनी रुचि, संस्कार, परिस्थिति या मन स्थिति से कोई साहित्य हर एक के लिए अनेक हिसाब से अलग अलग अर्थ लेकर आता है। ठीक है। अज्ञे की असाध्य बीना कविता की तरह बीना बजाती है एक स्वर में, पर राज्य वर्ग और प्रजा वर्ग को अलग अलग स्तर से लोग अपने अपने संस्कारों के तहत एक स्वर को अलग अलग सुनते रहते। अब आते हैं भाषा में। भाषा से खेलो तो भाषा को जानो, पहचानो और उसके नए सिरजे से। हम भाषा के धरातल पर जितने ही शब्द से खेलते हैं, हमारी भाषिक क्षमता व्याकरणिक हो या अर्थपरक उतनी ही अधिक जमती है और बढ़ती है। वैसे तो कमोबेश बाग मंत्र मातृभाषा का ही, और साहित्य हमें भाषा से क्रीड़ा करने का अवसर प्रदान, पर उसमें भी कविता का यह सबसे ज्यादा कविता का अवसर यह सबसे अधिक है। कारण कविता में दो शब्द पदबंधों के बीच अंतराल या गैप सबसे ज्यादा हो, जिससे हम अपनी अपनी मानसिक संरचना व प्रवृत्तियों के अनुसार स्वयं को बैठा लेते। इसके फलस्वरूप हम खुद ब खुद मन ही मन अपनी सारी इंद्रियों से सक्रिय हो जाते हैं। हम बुद्धि से सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, कल्पना के पंख पर सवार होकर भावना में बहते हैं, मानचित्र देखते हैं, फिर मन ही मन उन अनुभूतियों की पुनः रचना भी करते हैं जिनसे कविता बनी।
यानी कविता जो स्पेस देती है उसमें हम अपने को रखकर कविता को अपनी अपनी तरह और तरीके से समझते हैं और उसे रचते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की क्षमता और शब्दों के बीच का अंतराल सबसे गहन होने का कारण भाषा के साथ खेलना सबसे ज्यादा कविता में ही संभव है। अपनी संरचना में कविता एक गीली मिट्टी की तरह होती है जिसमें हम मन, माफी, न जाने कितनी तरह की अनुभूतियों और उनकी पुनः रचना की प्रतिमाएं गढ़। कविता में ये खेल तरह तरह से हो सकता है। एक खास पंक्ति को छुपाकर, हटाकर अथवा किसी खास शब्द की जगह कोई पर्यायवाची या अन्यार्थक शब्द रखकर कविता का पाठ बदल सकता और तरह तरह की शाब्दिक व अर्थ संबंधित चित्र चित्रण अनुभूतियों से हम गुजर सकते। किसी रचना में किसी खास शब्द की जगह कोई खास शब्द रख देने या दो शब्दों की परस्पर अदला बदली कर देने से उनके अर्थ छवियां परिवर्तित हो, इससे कभी कभी पूरा रचना का अर्थांतरण हो जाता है। यह भी एक तरह का भाषिक खेल है। भाषा से खेलने के उदाहरण गद्य साहित्य में। अब भाषा से खेलने के लिए गद्य साहित्य में क्या करते, वे मद को बदमत बना रही थी, राग को भी रंग रही थी, आनंद को भी आनंदित कर रही थी, नृत्य को भी नचा रही थी और उत्सव को भी उत्सुक कर रही थी। भानुभट की अपूर्व सप्तम उच्छ्वास कन्या कुब्ज के मदनोत्सव का चित्र। आज उदयपुर के चौक के चारों ओर बड़ी चहल, नवयुवकों में नवीन उत्साह उमड़ रहा। चांद की चटकीली चांदनी ने चुरावत चकोर का चित चंचल कर दिया। चुरावत जी चटपट चंद्र भवन की ओर चल, जब जीव का जकर जाना जी को जला रहा था, हृदय हारिनी हार रानी हिम्मत की हद करके हल्की आवाज से बोली, प्राणाथ सुरों को स्थिरता शोभा नहीं। ये कथन है शिव पूजन सहाय जी का मुंडमाला कहानी। कहते हैं काव्य साहित्य कविता और कविता में अलंकार, वक्रोविक्त आदि के विधान शब्द क्रिया के अवसर लाते। इनके अलावा भी शब्द से खेलने के तमाम अवसर कविता हमें देती। भाषा से खेलते हुए साहित्य शब्दों का अर्थ भी बदलता है और शब्दों के अंतराल में नया अर्थ भी देता है। जैसे समय ने समय दिया तो हम फिर कभी इस पर बात करेंगे, पहले और दूसरे समय का कोशिश अर्थ को की, पर इसका साहित्यिक प्रयोग ने दोनों का तात्पर्य भेद कर दिया। जिसे पहले का तात्पर्य नियति, कालचक्र या व्यस्त जीवन की व्यवस्था हो गई, जबकि दूसरा सामान्य अर्थ फुर्सत का समय। दूसरा सामान्य अर्थ में समय का अर्थ है फुर्सत का समय। इसी तरह का प्रयोग हो गया है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम रहे ना हम। इसमें आया वक्त भी सामान्य अर्थ में रहा, बल्कि उक्त पहले अर्थ हो चुका है। फिर इसमें आया हंसी। हंसी शब्द समानता सुंदर या रमणीय वाचक, पर यहाँ कविता में आकर सितम का विशेषण बनाकर त्रासद या भयंकर जैसा कोई शब्द। हिंदी में दुख संवेदना का व्यंजन शब्द, पर उसी को साहित्य सुख संवेदना में रूपायित कर देता है। जैसे आह वह सुख पश्चिम के वियोग बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि। कामयानी का श्रद्धाक्षर आ गया। साहित्य पढ़ने के मायने, साहित्य पढ़ने के मायने क्या है? विषय वस्तु भाव विचार पक्ष के संदर्भ में पढ़ना, भाषा को संदर्भ में पढ़ना, साहित्य के जरिए समाज को पढ़ना समझना, समाज में लोकतांत्रिक बदलाव के लिए उन्मुख। साहित्य शिक्षा, हर अध्यापक अध्यापिका मानसिक संगठन और प्रवृत्तियों के हिसाब से एक दूसरे से अलग होते, साथ ही विद्यार्थी व कक्षा के वातावरण भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसी से शिक्षण की किसी खास विधि की बात करना कोई आसान काम नहीं। अध्यापक अध्यापिका तो
कोई पाठ्य विषय प्रकरण लेकर कक्षा में स्वतंत्रता चेतक विचारक की दृष्टि से प्रविष्टि हो सकती है, परंतु अच्छा शिक्षण के दौरान उनकी यह स्वास्थ्य स्थिति रचनात्मक तरीके से अतिक्रमित होती है। शिक्षक शिक्षिका कक्षा का वातावरण और उसमें उपस्थित तरह तरह की संस्कृतियां से लबालब भरे विद्यार्थी, फिर इन सब के बीच परस्पर पसरता हुआ पाठ और पाठ की समग्रता या अंश दर अंश से हो रही उनकी क्रिया प्रतिक्रिया व अंत संवाद, इन सब की सम्मिलित परिणति से हर बार नवीन उद्भावनाओं अनुभवों का ताजे विसर्म से परिपूर्ण शिक्षण का प्रारूप उभर कर आता। इसी से तो कहा जा सकता है कि शिक्षण के लिए पहले से किसी मॉडल का निर्धारण या निर्माण सहज नहीं। वहां भी साहित्य जैसी चीजों का शिक्षण के लिए तो शिक्षण प्रारूप बनाना और भी कठिन होगा। जो व्यक्ति परिस्थिति आदि के लिहाज से हर बार अपना पाठ और अर्थागत स्वरूप बदलता है, फिर भी बिना किसी योजना के सीधे कक्षा में घुस के हवा में तीर चलाने की जगह यदि हम किसी विषय पाठ शिक्षण को लेकर कुछ मोटे उद्देश्य का निर्धारण कर लें और उनके अनुसार कुछ पाठ विधा या पाठ योजना तैयार कर ले, तो अध्यापन कार्य न केवल सुगम हो जाता है अपितु उसके जरिए अध्यापक अध्यापिका कक्षा में सीमित समय में विद्यार्थियों को अपना सर्वोत्तम और अधिकतम प्रदेश दे सकता है। साथ ही पाठ विविध या पाठ योजना के निर्माण के दौरान शिक्षक शिक्षिका का पाठ से अतरंग जुड़ाव भी हो जाता है, जो कक्षा शिक्षण के दौरान उनकी अध्यापन रुचि के रूप में आकार लेता है। इसी बात को ध्यान में रखकर साहित्य के किसी विषय की शिक्षण विधि पर बात की जा सकती है। साहित्य शिक्षण के उद्देश्य साहित्य में चित्रित मानव जीवन भाव विचार आदि का दर्शन ज्ञान और बोध करा। साहित्य कला द्वारा उनमें कलांतर संवेदना जगाकर उनकी रुचियों का परिष्कार करना है, उनमें कल्पनाशीलता और विचार शक्ति का विकास करना, उनमें मानवीय संवेदन का विकास तथा उनकी सहजता प्रवृत्तियों का उन्नयन करना, ताकि वे अपने आसपास के समाज और दुनिया को स्वास्थ्य पूर्वक मुक्त आशावादी व रचनात्मक मानवीय दृष्टि से देखने की आदत डाले। उनमें पूरे समाज से जुड़े और किसी रचना में निहित प्रकट या प्रच्छन्न सामाजिक आशाओं को पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, जिससे सब मिलकर वे पहले से बेहतर इंसान। साहित्य में आए भाषा के खास प्रयोगों की तरफ आकृष्ट करते हुए उनमें भाषाई संवेदना जगाते हुए उनकी सामर्थ्य को बढ़ा। सार रूप में हिंदी साहित्य के शिक्षण का अर्थ उसकी विविध विविधताओं तथा हिंदी भाषाओं की विविध शैलियों का शिक्षण। स्कूली पाठ्यक्रम में मीडिया की अपने आसपास की चीजों घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। जिज्ञासा का भाव उसमें प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाज और व्यापक अर्थों में मीडिया का मूल तत्व है। मीडिया लेखन का विकास भी मनुष्य की सहज जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास के रूप में हुआ है। वह आज भी इस मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए काम करता है। समाचारों का दायरा जन रुचि और जनहित के आधार पर बदलता रहता है। मीडिया का बुनियादी तत्व है समाचार अगले दिन मुरझा जाने वाले फूल की तरह होते। पुराना अखबार कोई नहीं पढ़ना चाहता। मीडिया के क्षेत्र में जोसेफ पुलित्जर का नाम प्रसिद्ध है। उनका कहना है कि समाचार वह है जो मौलिक सबसे अलग नाट्य रोचक विचित्र भावनाओं तथा किसी हद तक रोमांचकारी हो, जिस पर लोग चर्चा। हिंदी भाषा के विषय में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने कई पत्रिका निकाली। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। पत्रों महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, बी.आर. अम्बेडकर, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, राजा राम मोहन राय, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव, विष्णुराव परारकर, प्रताप नारायण मिश्र, सी पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त
उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल, भारत आदि प्रमुख है। मीडिया लेखन आपको न केवल पूरी दुनिया से जोड़ती है, बल्कि दुनिया को रचने में मीडिया की भूमिका सबसे बड़ी है। तुरंत प्रभाव डालने वाले हर शब्द की सामाजिक दिशा तय कर सकता है, लेकिन जन संचार माध्यमों का लोगों का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। यह तथ्यों को सीधे सीधे बिना किसी घुमाव के प्रस्तुत करना ही सृजनात्मक है। उदाहरण के लिए, स्त्री शक्ति के कवच में पेश हुआ आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल पर 20 निकला युद्ध, महिला आरक्षण बिल हंगामे में पेश, राज्यसभा में पेश हुए महिला आरक्षण बिल, महिलाओं के आरक्षण का एक चरण पूरा। इन पांचों समाचार शीर्षकों में तथ्य की स्पष्टता धीरे धीरे तीसरे वाले शीर्षक में अधिक ठीक से हो पाई है, यद्यपि काफी हद तक सभी सीधे सीधे समाचार ही लिखे गए। मीडिया के कई रूप है, प्रमुख रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के कई रूप इन माध्यमों के जरिए हमारे आसपास होते हैं। भाषा से संवाद, प्रशिक्षण के दौरान नवीन पाठ्यचर्या की समीक्षा और प्रस्तुतिकरण समूह का। नंबर 1, नवीन पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण से संबंधित अध्याय पर चर्चा करें। नंबर 2, नवीन पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण से संबंधित अध्याय का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण करें। बच्चों की भाषा या ऐसे अन्य किसी विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित। कक्षा शिक्षण के दौरान विभिन्न राज्यों के हिंदी के पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर कक्षा में प्रस्तुत, अपनी मनपसंद कहानियों का संकलन तथा उनसे संबंधित लेख पढ़ें। नंबर 3, किन्हीं दो राज्यों द्वारा विकसित किसी भी एक 6 to 12 कक्षा की हिंदी की पाठ्यक्रम की तुलना अध्ययन। साहित्य अभिव्यक्ति के विविध रूपों को पढ़ना और पढ़ाना। शिक्षण को मोटे तौर पर परिभाषित करते हुए कह सकते हैं, यह किसी अनुभव से जुड़ने की प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव हमारे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होते हैं, आंख, कान, त्वचा और हमारे अनुभव के स्रोत है, परंतु इनकी सीमा यह है कि यह सीमित परिवेश में ही कारगर है। किसी दूसरे स्थान के लोगों के अनुभव को या किसी और काल में जीवन गुजार चुके व्यक्ति के अनुभव को जानने और उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें अन्य माध्यमों की जरूरत पड़ती है। इन कार्य को पूरा करने का सबसे बेहतर माध्यम भाषा है। जब आज की तरह तकनीक और संरचना के साधन नहीं थे और लिपि, कागज, मुद्रण यंत्र आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ध्वनियों, संकेतों और उनके एक खास क्रम के माध्यम से मानव समुदाय जीवन जगत के विभिन्न अनुभवों को सुरक्षित रखा। अब कविता को पढ़ना और पढ़ाना। कविता का आदिम विद्या कहा जाता है। कविता को आदिम विद्या कहा जाता है। आधुनिक काल से पहले एक हद तक काव्य का अर्थ साहित्य हुआ करता। काव्य शास्त्र के अंतर्गत साहित्य की सभी विधाओं और उनकी आलोचना का अध्ययन किया जाता था। आज हम काव्य या कविता को पद्य के अर्थ में लिखते हैं। आमतौर पर यह धारणा बनाई जाती है कि कवि अक्सर ख्याली दुनिया में विचरण करते रहते। सवाल यह उठता है कि क्या यथार्थवादी समय में कविता जीवन यथार्थ से भाषा शिक्षण के लिए वह क्यों जरूरी है? इन बातों पर विचार करने से पहले आइए खुद से कुछ सवाल करें। पहले सवाल पर आते हैं। जवाब हुआ कि हमारे सोचने की सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अतीत यानी अनुभव से जुड़ा होता है, परंतु बात इनसे नहीं है। हमारा मस्तिष्क चित्रों और संकेतों के माध्यम से काम करता है। ढेरों सारे संकेत मिलकर शब्द एवं भाषा का निर्माण करते हैं। फिर विभिन्न शब्दों को संयोग अनंत अर्थ छवियों का निर्माण करता है। कुछ शब्दों के आपसी संयोजन से अनेकानेक अर्थ छवियों के निर्माण की शक्ति मनुष्य को मिलती है, उससे ही विचार का जन्म। यह कहना गलत ना होगा कि यह
यह विचार शक्ति, स्मृति और विचार शक्ति को सुरक्षित करने का कार्य प्राचीन काल में ही भाषा और कविता करती, आज भी करती। यह अन्यास नहीं है कि पश्चात चिंतक इमर्सन ने भाषा को जीवाश्म कविता कहा। जब लिखित इतिहास नहीं था, तभी इतिहास बोध था, और उस बोध के निर्माण और संरक्षण में कविता का बहुत बड़ा हाथ था। आज हम लिपि नहीं थी, संग्रह के साधन नहीं थे, तब हमारी कविता को जानने का एक सूत्र हमें प्राप्त होता है, और वह है स्मृति। यानी कविता में स्मृति होती है या स्मृति से कविता बनती है। दूसरे शब्दों में कविता को पढ़ने और समझने का एक मतलब उन स्मृतियों को खेलना या व्याख्यात करना होता है जिन्हें कवि ने रचा। जागना एक क्रिया है, परंतु कविता में यह कई अर्थों से जुड़ जाता है। इससे हमारे मन में कई बिंबों की उत्पत्ति होती है। जागने में नींद से जागना, अचानक किसी बोध का आ जाना, अज्ञान का पर्दा हट जाना, भटकते हुए को सही राह का मिल जाना आदि शामिल हो सकता है। एक अच्छी रचना अंतर्विधियों द्वारा द्वंद्व और साधती है। इस पंक्तियों में कबीर सुख दुख, खाना सोना और जागना रोना आदि को एक साथ लाए हैं, और ये बात मिलकर द्वंद्व का निर्माण करती, यानी अपने परिवेश को, अपने होने को, उसकी संपूर्णता से पहचानना, जगत और समाज की तमाम विसंगतियों को पहचानना है। कबीर दुखी है क्योंकि उन्हें सामाजिक विसंगतियों का बोध हो गया है। उनका दुख सिद्धार्थ के सुख और बुद्ध के दुख से जुड़ रहा है। हम जानते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने जीवन को दुख का सागर, अत्याध्यात्मिक की बजाय सामान्य जन जीवन के धरातल पर भी सोचो तो बोध का होना पूरे समाज से जुड़ना हो जाता है, और उसी प्रक्रिया में दूसरे को पीड़ा से दुख की अनुभूति होती है। इसी बातों को 500 साल बाद के कवि मुक्ति बोध अपने ढंग से करते। आत्मा में भीषण सतचिद वेदना जल उठी, दहकी विचार हो गए विचार सब। यहाँ भी सामाजिक बोध को उत्पन्न वेदना का चित्रण हो सकता है। कभी सत्य और कभी चेतना को पाना आनंद का विषय हो रहा हो, परंतु आज के त्रसाद एवं जटिल परिवेश में सच को जानना और चेतना को पाने का बड़ा आनंद का नहीं, वेदना का जन्म, क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा दुखी एवं अभावग्रस्त, वह इतना पीड़ित है कि उसका बोध आग की तरह दहकने वाला है। कविता में, कक्षा में कविता से कुछ खेल। कविता शिक्षण के उद्देश्य तथा गतिविधियों में स्पष्ट जुड़ाव होना चाहिए। गतिविधियों की रचना तथा उसका भोग शिक्षण के किन्हीं उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, अन्यथा वह गतिहीन न रहकर कुछ और ही बन जाएगी। इसलिए कविता शिक्षण के लिए गतिविधियों की रचना कविता शिक्षण के उद्देश्य के अनुरूप ही होनी चाहिए। कविता शिक्षण के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कविता के वाचन से उसको समझना। कविता नंबर 2, कविता के विभिन्न अर्थ स्तरों और अर्थ संबंधों को समझने की क्षमता का विकास करना। नंबर 3, कविता के कला पक्ष की समझ बनाना। नंबर 4, कविता रच सकने की क्षमता का विकास करना। नंबर 1, गति। शिक्षक शिक्षिका द्वारा कविता का स्तर स्वर वाचन करके दिखाया जाता है, फिर 2-3 विद्यार्थियों से वाचन करवाया जाए। जिस समय विद्यार्थी वाचन कर रहे हो उस दौरान शिक्षक द्वारा उनके वाचन के तरीकों का सतत अवलोकन किया जाता है। अगर शिक्षक को लगता है कि विद्यार्थी के वाचन में कविता के भाव को समझना मुश्किल है तो वह पुनः वाचन करके दिखाए। इस प्रक्रिया को तब तक आगे बढ़ाता जाता रहेगा जब तक उद्देश्य नंबर 1 संदर्भ में कक्षा की स्थिति बेहतर नहीं हो जाए। नंबर 2, गतिविधि नंबर 2, शिक्षक शिक्षिका कविता को रिकॉर्ड कर ले, कक्षा में रिकॉर्ड की हुई कविता सुनाई जाए, फिर कुछ विद्यार्थियों से वाचन करवाया जाए, उनके वाचन का अवलोकन किया जाए, अवलोकन के आधार पर निर्णय लिया जाए कि फिर से रिकॉर्ड सुनाने की जरूरत है या नहीं। इस प्रक्रिया को तब तक बनाए रखा जा सकता है जब तक उद्देश्य के संदर्भ में कक्षा का स्थिति बेहतर न हो। गतिविधि नंबर 3, कक्षा को जरूरत के हिसाब से अनेक समूहों में बांट दिया जाए। उनसे कहा जाए कि प्रत्येक समूह के दी गई कविता के पाठ का अपना तरीका विकसित करेगा। इसके लिए उन्हें 20 मिनट का समय दिया जा सकता है।
समय हो जाने पर प्रत्येक समूह से किसी एक विद्यार्थी को कविता पढ़ने के लिए बुलाया जाए। विद्यार्थियों से कहा जाए कि जब एक विद्यार्थी कविता को पढ़ रही हो तब बाकी विद्यार्थी कविता पढ़ने के तरीके पर ध्यान दे। सभी समूहों की बारी आ जाने के बाद उसी दिन या अगले दिन प्रत्येक समूह के सदस्य द्वारा किए गए कविता पाठ के तरीकों पर कक्षा में चर्चा की जाए। चर्चा से उभरे बिंदुओं को कविता के पाठ के तरीकों में शामिल करने का अवसर दिया जाए। गतिविधि नंबर 4। गतिविधि नंबर 3 में जहां पर समूह के एक विद्यार्थी से कविता का पाठ करवाया गया, यदि कविता लयात्मक है तो गतिविधि 3 में दर्ज प्रक्रिया के अंतर्गत समूह के सभी सदस्यों के कविता का सामूहिक गायन पाठ कराया जा सकता है। उद्देश्य पूर्व के लिए कुछ गतिविधि। उद्देश्य नंबर 4 के लिए कुछ गतिविधियां। उद्देश्य 4 कविता सृजन की क्षमता के विकास पर केंद्रित। गतिविधि नंबर, आइए कविता के सृजन के अभाव उपलब्ध कराने के उदाहरण पर विचार करें। इस उदाहरण से भगवती चरण वर्मा की कविता हम दीवानों की क्या हस्ती को कविता सृजन का जरिया बनाया गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। भगवती चरण वर्मा। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दी गई इस पद्यांश को केंद्र में रखकर कविता सृजन की कुछ गतिविधियां करवाई की जा सकती। विद्यार्थियों से कहा जाए कि पद में दीवानों की जगह बच्चों शब्द को रखकर कविता बनाए। ऐसा करने से एक अलग कविता इस प्रकार से बन सकती है। हम बच्चों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। विद्यार्थी से कहा जाए कि सृजन 1 में हस्ती की जगह मस्ती, आज की जगह अभी, कल की जगह अभी, मस्ती का आलम की जगह सारा मोहल्ला रखकर नया पदांश बनाए। ऐसा करने से पदांश बनेगा हम बच्चों की क्या मस्ती है, अभी यहाँ अभी वहां चले, सारा मोहल्ला साथ चला, हम धूल उड़ा